नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। डेली आपको पता है इवनिंग में आपको पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं तो सभी दोस्तों को वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की शुरू करते हैं और अंत में आपको कमेंट बॉक्स से बताना है कि 30 में से आप लोगों का कितना आज के प्रैक्टिस सेट में स्कोर जा रहा है। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा। और लाइव क्लास के बाद इस वीडियो को आप फिर भी दोबारा भी देख सकते हैं, अगर आप ठीक है स्टार्टिंग से लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, मूल्यांकन का होता है केवल परीक्षा करवाना मुख्य उद्देश्य होता है, अनुशासन बनाए रखना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो मेरे सभी प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उस पर सुधार करना। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया जो है विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी होती है? ऐसी क्रिया का नाम बताइए जो आपके विज्ञान शिक्षण कराने में पाठ सहगामी का क्या हो, सहभागिता करती हो। वह क्रिया कौन सी है? पाठ पुस्तक क्रिया है, विज्ञान क्लब है दोस्तों, या शब्दश सामग्री है, या शामपट होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट आ चुका है, आंसर आ चुका है। ये कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी होगी? तो राइट ऑप्शन जाएगा विज्ञान क्लब की ओर, क्योंकि विज्ञान शिक्षण में आपका विज्ञान क्लब ही पाठ सहगामी क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग हर एक प्रश्न को अटेंड कर पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, शिक्षा के चैनल को एक बार सपोर्ट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद है। अगला प्रश्न है, पानी में से अशुद्ध दही से मक्खन जो है गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया कहलाती है। पानी में जो अशुद्धि होती है, पानी में अशुद्धि को अलग करना, दही से मक्खन अलग करना, या गेहूं में जो छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं उनको अलग करने की जो क्रिया कहते हैं वह पृथक्करण है, मिश्रण है, छानना है, या ऊर्ध्वपतन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर दोस्तों जान लेते हैं होगा वह पृथक्करण। ठीक है, पानी से अशुद्धि को क्या करते हैं? पृथक्करण की क्रिया कहलाती है। दही से मक्खन अलग करना पृथक्करण की क्रिया कहलाती है। गेहूं से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि अलग करने की क्रिया पृथक्करण की कहलाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक भी जान लेते हैं। पृथक्करण तो आपने समझ लिया। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन दोस्तों वह क्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस एवं गैस ठोस में परिवर्तित होता है। ठोस से गैस और गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए वह ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। जैसे क्या है, जलाने पर कपूर, कपूर जलाएंगे, कपूर ठोस अवस्था में होता है, उसको जला देते हैं तो वह गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो यह आपका कपूर जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया का उदाहरण एग्जाम्पल होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट दिया गया है और कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कथन सही है, वह आपको बताना है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य सामग्री है। जो चार्ट और ग्राफ होता है, ये चार्ट आपका श्रव्य है और ग्राफ आपका दृश्य सामग्री है। दृश्य सब सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। भैया, क्या चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में ही किया जाता है? यह शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए, जहाँ पे नहीं बात आ जाए तो नेगेटिव प्रश्न होता है। नेगेटिव पेडागॉजी के नेगेटिव अर्थ और नेगेटिव आपका जो शब्द और क्या होते हैं, वाक्य होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसे पहचानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है पेडागॉजी शिक्षा साथ बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी भूमिका, यानी कि 75% आपका वहीं पर सिलेक्शन टिका होता है। तो इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। प्रश्न का जवाब क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कथन सही है? शब्द सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? दोस्तों, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी लोग जानते हैं जो परीक्षण की वास्तविक रचना होती है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व यानी उसके पहले उसकी जो प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, यानी हमें कैसे करना है परीक्षण, ठीक है, ये सारी चीज़ें जांच पहले कर लेनी चाहिए। तो ये जो जांच होती है प्रारंभिक जांच को हम क्या नाम से पुकारते हैं? इसका कोई नाम भी होगा।
तो इसका नाम क्या परीक्षण की तैयारी कहलाएगी, या परीक्षण की योजना बनाना, या पायलट स्टडी कहलाएगी, या अंतिम प्रारूप कहलाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। राइट ऑप्शन जाएगा आपका पायलट स्टडी की ओर। जी हाँ, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कमेंट करने के लिए, आंसर देने के लिए। अगला प्रश्न है, केला उत्पादन में प्रमुख राज्य या अग्रणी राज्य कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, या महाराष्ट्र है? तो केला उत्पादन की बात कर रहे हैं, केला फलों में आता है। केला उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र राज्य आता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया दोस्तों, प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? प्रथम जो है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं वह कृत्रिम कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वो होते हैं जो सभी लोग जानते हैं पहले से निर्मित है, या ऊपर वाले की जो निर्मित किया जाता है वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मानव द्वारा जो निर्मित होते हैं कृत्रिम कहलाता है। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, या एडुसेट है दोस्तों? तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। तो आर्यभट्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, और इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 में किया गया। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो दोस्तों इसका जो प्रक्षेपण है आर्यभट्ट उपग्रह का सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया। जबकि भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 में किया गया। रोहिणी का 10 अगस्त 1900 यानी कि 1979 इसमें भी किया गया। तो दो आप याद रखिएगा। ठीक है, भास्कर का 7 जून 1979 में किया गया, रोहिणी का 10 अगस्त 1979 में, एवं एडुसैट को 20 सितंबर 2004 में हुआ। तो अभी जो पास में नज़दीक में आपका एडुसैट है, ठीक है, जो 20 सितंबर 2004 में हुआ है। तो इन चारों के जो आपके उपग्रह हैं इनका जो प्रक्षेपण है इनका दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो मेरे प्यारे सभी मित्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सपोर्ट करने के लिए शिक्षा को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के प्रति प्रथम वैश्विक सम्मेलन जो है स्कॉटलैंड में हुआ था। सभी लोग जानते हैं पर्यावरण जागरूकता जो है, पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो आपके स्कॉटलैंड में, ये भी आपने जान लिया। अब यहाँ से तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि स्कॉटलैंड में जो प्रथम वैश्विक सम्मेलन आयोजित तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? आपके 1971 में, 72 में, 73 में, या 84 में? तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता के प्रति प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आपके कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। यह वर्ष 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जो भी जलीय जंतुएं होते हैं उनका श्वसन जो है किस प्रकार होता है? ठीक है, पुस्तक फुसफुसी द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा तो सभी लोग जानते हैं मनुष्य को होता है। ठीक है, और वायु कोष द्वारा होता है, या गलफड़ों द्वारा होता है? तो जो जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली वगैरह हो गई, तो इनके क्या होता है? गलफड़े में ये जो सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया होती है इनमें, श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है, सांस लेना सांस छोड़ना, इनके किसके द्वारा करते हैं? तो ये लोग गलफड़े के द्वारा करते हैं, जो भी जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बेहतरीन प्रश्न है। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय झंडे की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, या आपके नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। उपरोक्त कथनों में से यहाँ पे सत्य बताना है, कौन सा आपका कथन सत्य है, कौन सा सत्य है। ठीक है, आप 4 कथन देख चुके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। 1 4 सत्य है, 1 2 4 सत्य है, तीसरा गलत है, या 2 3 4 सत्य है, पहला गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? 1 2 4 सत्य है।
एक दो चार सत्य है, मतलब क्या है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बलिदान का होता है, बहुत बात है। ठीक है, और आपका के बीच में जो सफेद रंग है शांति का प्रतीक होता है, ये भी सही है। नीचे हरा रंग शांति में खुशहाली का प्रतीक होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग जान चुके हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं और राष्ट्रीय झंडे की बात कर रहे हैं, नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं। तो सभी को एक बार नमन है, जय हिंद है दोस्तों। और राष्ट्रीय झंडे का सबसे ऊपरी भाग केसरिया रंग का होता है, सभी लोग जानते हैं। और जो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है, झंडे का सफ़ेद रंग व्हाइट कलर शांति का प्रतीक माना जाता है। झंडे में बना चक्र जो है प्रगति का सूचक माना जाता है। और झंडे के सबसे नीचे जो है हरा रंग किसका सूचक माना जाता है, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग क्या होता है, खुशहाली का प्रतीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वातावरण के अनुरूप जो है पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं। आप लोग देखते होंगे जो वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में जो पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को क्या कहा जाता है। उन लक्षणों को परजीविता कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है, या इनमें से सभी होगा, या फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में जो पाए जाने वाला शारीरिक लक्षण होता है उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को मेरे सभी प्यारे मित्र लाइक कर लेंगे। शिक्षा को सपोर्ट जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु कर रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, बारहसिंगा को कहा जाता है, पचमढ़ी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है, पन्ना टाइगर रिजर्व को कहा जाता है। ये यूपी पीएससी एमपी पीएससी का हाई लेवल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और व्यापम के लिए बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वायु के संबंध में सही नहीं दिया गया है। नेगेटिव प्रश्न आ गया। वायु के संबंध में कथन देखिएगा, वायु में भार होता है, वायुयान उड़ते हैं, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। दोस्तों, क्या आपने वायु में रंग देखा है? वायु का रंग कोई बता सकता है क्या? नीचे कमेंट कीजिए। जो भाई बहन शिक्षक बंधु देखे हैं कि वायु का रंग हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है, काला होता है, सफ़ेद होता है, जिसने देखा भैया नीचे कमेंट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट आ चुका है, कमेंट आ चुका है कि कौन सा संबंध सही नहीं है, तो वायु में रंग होता है। वायु वायु कैसा है? वायु एक रंगहीन है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, और रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, और ये स्थान भी घेरती है और इसमें भार भी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा किसे कहते हैं। जो घड़ी की स्प्रिंग में देखते होंगे उसमें संग्रहित ऊर्जा का नाम क्या है? ऊष्मा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, या आपकी विद्युत ऊर्जा है। राइट ऑप्शन आ चुका है नीचे कमेंट बॉक्स में कि घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों। तो संग्रहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा है। उदाहरण के लिए मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा लाजवाब प्रश्न है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। जो पीने का पानी होता है उसमें रोगाणुनाशक डालते हैं। कौन सा रोगाणुनाशक डालते हैं दोस्तों? आप लोग जानते होंगे गर्मियों के दिनों में पानियों में क्या है, रोगाणुनाशक डाला जाता है बारिश के मौसम पर। ठीक है, बारिश के मौसम जब बारिश होती है पानी अस्वच्छ हो जाता है। ठीक है, तो उसमें रोगाणुनाशक एक दवा डालते हैं। उस रोगाणुनाशक दवा का नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन डालते हैं, या आपके पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन डालते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु इस प्रश्न का जवाब जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइएगा। और आज की क्लास में आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ 30 में जरूर बताइएगा। तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, सभी लोग जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन को डालते हैं। ठीक है, पानी में रोगाणु को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट और
क्लोरीन को डालते हैं, KMnO4 सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ताकि पानी में क्या हो, पानी आपका रोगाणु मुक्त हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? सड़क परिवहन से है, रेल परिवहन से है, जल परिवहन से है या वायु परिवहन से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो चतुर्भुज परियोजना है वह दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये आपके सड़क परिवहन से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, प्रकाश देती है, तो शिक्षा को हमेशा पूजिए दोस्तों। मैं माँ सरस्वती बीड़ावादनी से हमेशा दोस्तों प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जो सपना है शिक्षक बनना वो जरूर पूरा हो दोस्तों। जी हाँ, अगला प्रश्न है, छोटी माता एवं रेबीज रोग के कारण होता है। छोटी माता और रेबीज रोग जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या आपके बैक्टीरिया के कारण होता है, या आपके टोड के कारण होता है? तो छोटी माता एवं रेबीज का रोग किसके कारण होता है मेरे प्यारे मित्रों? राइट ऑप्शन जाएगा वायरस की तरफ, ठीक है। छोटी माता और रेबीज जो रोग होता है ये किस कारण होता है? तो एक वायरस होता है, उसी के कारण होता है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे एड्स भी हो गया, रेबीज हो गया, ये सब रोग क्या है? विषाणु या वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। वायरस या विषाणु ये दोनों नाम सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो आपका आंत शोथ होता है, ठीक है, और पेचिस हो गया, ये आदि रोग क्या है? प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और टाइफाइड जो रोग है आपका, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। तो सभी लोग नोट कर लें, टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और पेचिस वगैरह जो रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। छोटी माता, एड्स और रेबीज जो ये रोग हैं ये दोस्तों किसके कारण होते हैं? ये वायरस और यानी विषाणु रोग के कारण होते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, हम भोजन करते हैं एवं पाचन भी होता है, इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, किसके साथ अवशोषण होता है, कहाँ पर अवशोषण होता है? बहुत बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। हम भोजन करते हैं, हम सभी लोग भोजन करते हैं, और भोजन व जो पाचन होता है, ठीक है, तो इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से अवशोषण होता है, आमाशय की दीवार से अवशोषण होता है दोस्तों, या बृहद जो आंत होती है बड़ी आंत की दीवार से होता है, या आपके यकृत में होता है? तो राइट ऑप्शन क्या है? जवाब आ चुका है नीचे कमेंट बॉक्स में, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, प्रश्न आ चुका है, प्रश्न के साथ जवाब भी आ चुका है, और अगला प्रश्न इसी के साथ हम देखेंगे, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, हम भोजन करते हैं और पाचन भी होता है, इस पाचित भोजन का उपयोगी पदार्थ का अवशोषण आपके छोटी आंत की दीवार से होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। शरीर में पचे हुए जो भोजन के उपयोगी पदार्थ होते हैं ये और इनका अवशोषण छोटी आंत की दीवारों से होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो ये बताइए दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तो बनता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है इस क्रिया में आवश्यक क्या क्या होते हैं? ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल होता है। ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरिम होता है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित होता है? तो राइट ऑप्शन आ चुका है, क्या होगा? या कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश होता है। तो सूर्य का प्रकाश तो ऑलरेडी है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, वो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है दोस्तों। तो पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो आवश्यक होता है वह आपका CO2 हो गया, ठीक है, शर्करा हो गया आपका, शर्करा के बाद जल भी होता है, और सूर्य का प्रकाश भी सम्मिलित होता है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा क्योंकि यह सिलेक्शन वाला प्रश्न है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ठीक है, 380 सेल्सियस होता है, 330 सेल्सियस होता है, या 98.60 सेल्सियस होता है, या आपका 370 सेल्सियस होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह आपका 370 सेल्सियस होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे, बेहतरीन है, कन्फ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और हैं, दो तीन ऑप्शन आ सकता है। देखिए अगर सेल्सियस में आएगा 370 आप बता देंगे, अगर यही पूछा जाता है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाता तो आप क्या करेंगे? तो फ़ारेनहाइट में जो हमारा सामान्य तापमान होता है आपका, हमारा मानव का
98.6 फारेनहाइट होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे 98.6, ठीक है। फारेनहाइट आपका मनुष्य का सामान्य तापमान होता है मनुष्य के शरीर का, और केल्विन में आता है तो केल्विन में आपका 310 केल्विन जो है तापमान होता है तीनों में। सेल्सियस में 370, फारेनहाइट में 98.6 और 310 आपका केल्विन में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, या आपका पांचवा स्थान है? तो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है दोस्तों वह आपका पहला स्थान रखता है मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्पादन में। और शुद्ध और पर जो दर्शी हीरा पन्ना क्षेत्र में है, सभी लोग जानते हैं, और जो उथली खदान है वहाँ से निकलता है। और सतना के कुछ क्षेत्रों में भी आपका हीरा खदान है, तो सतना का भी नाम हीरा में आता है, ठीक है। जो अग्रणी आपका देश में मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, ओलियम शब्द का अर्थ क्या होता है? आपने शायद नाम सुना होगा ओलियम, ठीक है। आपने पेट्रोलियम तो सुना होगा, ठीक है, पेट्रोलियम से ही यह ओलियम से बना है, ये इसी से है, सम्मिलित शब्द है आपका। तो ओलियम शब्द का अर्थ क्या होता है? गैस होता है, पानी होता है, ठोस होता है, तेल होता है। तो मैंने जब भी आपको एक पेट्रोलियम बता दिया तो आपके दिमाग में आया होगा तेल से संबंधित है, क्योंकि पेट्रोलियम में पानी तो मिलता नहीं पेट्रोल में, ठीक है, ठोस भी नहीं हो सकता, गैस या तेल हो सकता है, ठीक है। तो ओलियम में जो शब्द है दोस्तों यह तेल से संबंधित है, सभी लोग जान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होती है, या पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है मेरे प्यारे मित्रों? चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया, सभी लोग जान चुके हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सूर्य आपका बना हुआ है, ठीक है, ये सूर्य यहाँ पे हो गया, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आए तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया, और इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है? चंद्रमा में क्या है? सूर्य की क्या है? किरणें नहीं आ पाती, अंधकार हो जाता है, तो यह वहाँ पे बोलते हैं चंद्र ग्रहण हो रहा है, ठीक है। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और जब सूर्य और आपके पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें समझ लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से क्या होता है? चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है, तो इससे दिखाई नहीं देता है। यह इस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? पेड़ा है, बेसन के लड्डू हैं, जलेबी है, या गन्ने का जूस है? तो दोस्तों राइट ऑप्शन आ चुका है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मिठाई, ठीक है, जलेबी होगी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पन्ना रिजर्व को कहा जाता है, पचमढ़ी को, ग्वालियर के किले को, या भेड़ा घाट को? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पर्यटकों का स्वर्ग आपके भेड़ा घाट को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि धुआंधार भेड़ा घाट जो है 180 करोड़ वर्ष पुरानी इस धरोहर को एमपी का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसा यह एक ऐसा स्थान है जो हर आने वाले पर्यटक संदर्भ को यानी कि स्वर्ग रूप का माहौल को निहारता रह जाता है। तो यह कितने पुरानी है? 180 करोड़ वर्ष पुरानी धरोहर है आपकी भेड़ा घाट की। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहले कथन पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, दहेज तथा बालश्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या दहेज तथा बालश्रम शहरों में सामान्य बात है। तो दोस्तों कथन सही क्या होगा यहाँ पर? तो कौन सा कथन सही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दहेज तथा बालश्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज भी आपका सामाजिक बुराइयां है, ठीक है, अब बालश्रम भी सामाजिक बुराई में आता है, तो दूसरा आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सामाजिक बुराइयों में दहेज और बालश्रम प्रमुख बुराइयां आती हैं, और इन बुराइयों का प्रमुख कारण क्या होता है? अशिक्षा और आपका गरीबी भी है, ठीक है। सामाजिक बुराइयों का प्रमुख कारण क्या होता है? अशिक्षा और गरीबी होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है
कि मानव शरीर जो है हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? तो मानव शरीर जो है हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? लंबे समय तक शराब का सेवन करने से ढांचा रह जाता है, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से होता है, या परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से होता है, या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से होता है। तो दो दो यहाँ पे दिया गया है, शराब और तंबाकू, दो चीज़ें दी गई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि मानव में जो शरीर की हड्डियां का ढांचा मात्र रह जाता है, वह होता है लोगों के द्वारा नशा करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का क्या होता है? ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है। यानी परिवार के लोगों में के द्वारा जो नशा करने से क्या होता है? शरीर की जो हड्डियां हैं वह ढांचा मात्र रह जाती हैं। ठीक है, इसका कारण कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। भैया जब आपका शक्तिरोधक जो होता है, प्रतिरोधक शक्ति ही ह्रास हो जाएगा, कम हो जाएगा, रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण से बीमारियां आप में आएंगी। जब आप में बीमारियां आएंगी तो परिणाम स्वरूप शरीर की हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश की निवासी है, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, या आपके मध्य प्रदेश की? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भील जनजाति होती है, सभी लोग जानते हैं, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, लेकिन सहरिया जो जनजाति है किस राज्य की निवासी है? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य की निवासी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपके सहरिया, ठीक है, हो गया, और भील जनजातियाँ, ये दो जनजातियाँ जो है प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। अगला प्रश्न है, ऊन प्राप्त होता है भेड़ शेर ऊंट के बालों से होता है, भेड़ ऊंट याक के बालों से होता है, ऊंट हाथी खरगोश के बालों से होता है, या गाय बकरी एवं भेड़ की बालों से होता है? तो सभी लोग जानते हैं भैया शेर के बाल से तो हमें ऊन प्राप्त होता नहीं है, ना ही हाथी और खरगोश से होता है, ठीक है, ना ही हमें बकरी और गाय से होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊन प्राप्त होता है भेड़, ऊंट और याक के बालों से प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न है, 30वां प्रश्न है कि बंदर शेर तथा चूहों के घर क्रमशः में बताना है। ठीक है, ठीक है, खाद्य जाल से संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये आपका बंदर शेर चूहों के घर क्रमशः होते हैं। देखिए बंदर कहाँ रहता है? पहला बात तो बंदर सभी लोग जानते हैं इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं, ज़्यादातर पेड़ में रहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में पेड़ दिया है, ठीक है, पहले दे दिया गया, बाकी में पहले ऑप्शन में पेड़ नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। शेर जो है सभी लोग जानते हैं गुफा में रहता है, चूहे सभी लोग जानते हैं बिल में रहते हैं। तो आपका सही क्रम बंदर पेड़, ठीक है, बंदर कहाँ पर? पेड़ में, शेर आपका गुफा में, चूहे आपके बिल में रहते हैं। तो राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और शिक्षा को सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी लोगों को शेयर करके आप शिक्षा को सपोर्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे वह आपके आने वाले परिवार में ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।